नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 22 जून 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के एग्जाम के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के नेशनल अफेयर में। जो खबर है, युवा उद्यमी योजना, यानी बिहार सरकार ने यह स्टार्ट किया है, यानी युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए यह सुनहरा अवसर दे रही है। इस योजना का नाम क्या है? युवा उद्यमी योजना। तो अंडर द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 10 lakh rupees will be given to youth for setting up a new industry। यानी वहां पर युवाओं को 10 लाख रुपया राज्य सरकार देगी, जिससे कि वह अपना रोजगार को बना सके, वह उद्योग लगा सके। और इस 10 लाख रुपए में, जैसे इसकी 2 किस्तें होंगी, 5 लाख में सब्सिडी रहेगा और 5 लाख पर 1% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस तरह से द गवर्नमेंट सेज that this is being done to make the youth capable and self reliant। सरकार का कहना है कि ऐसे युवाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। और राज्य आत्मनिर्भर बनेगा तो राष्ट्र आत्मनिर्भर बनेगा। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसके लिए? क्या योग्यता होनी चाहिए? पात्रता क्या होनी चाहिए? किस व्यक्ति को यह योजना का लाभ मिलेगा? तो उसके लिए की सबसे महत्वपूर्ण है कि वह बिहार का निवासी हो, यानी उस राज्य का निवासी हो, बिहार से वह बिलोंग करता हो और क्लास 12th पास आउट हो। इसके साथ साथ ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और एनी डिप्लोमा इक्विवेलेंट देयर टू, यानी इसके अलावा उसके समकक्ष अगर कोई डिप्लोमा है तो वह भी पात्रता में आएगा। और उसकी उम्र जो है 18 to 50 ईयर हो। और इसमें जो प्रोप्राइटरशिप होगा, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निबंधित हो। और नई इकाई के लिए ही यह मदद की जा रही है, यानी दिस हेल्प फॉर न्यू यूनिट ओनली। द बेनिफिट ऑफ द स्कीम विल बी गिवन टू ओनली 1 मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी परिवार के किसी एक व्यक्ति को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, NPR बहुत ही चर्चा में रह रहा है और कई सालों से चर्चा में रह रहा है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, जिसको NPR कहते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। पहले यहां पर थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए प्रिय छात्रों कि क्या होता है ये NPR। तो NPR भारत में रहने वाले स्वाभाविक निवासियों का एक रजिस्टर है, यानी यह सिटीजनशिप, मतलब इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए एक यह रजिस्टर है। इसे जैसे ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रिपेयर किया जाता है। नागरिकता कानून 1955 एंड सिटीजनशिप रूल 2003 के प्रावधानों के तहत यह रजिस्टर तैयार होता है। और इसका उद्देश्य यही होता है कि हर देश की, मतलब देश के हर निवासी या नागरिक की पूरी पहचान और अन्य जानकारियों के आधार पर उनका डाटाबेस तैयार करना इसका अहम उद्देश्य है। तो इसलिए जो है सरकार इस पर, जैसे माइग्रेंट बिलोंगिंग टू 6 नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाइल अप्लाइंग फॉर लॉन्ग टर्म वीजा, जिसे LTVs कहते हैं, कैन ऑल्सो प्रोड्यूस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनरोलमेंट स्लिप्स एज प्रूफ ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ देयर स्टे इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ए यूनियन होम मिनिस्ट्री मैनुअल, यानी केंद्रीय जो गृह मंत्रालय के मैनुअल के अनुसार ही वह भारत में रहने की अवधि के प्रमाण के रूप में NPR नामक पर्ची भी प्रस्तुत कर सकते हैं। The NPR number is part of an illustrative list of more than 10 documents that could be provided to apply for an LTV, means long term visa, which is a precursor to acquiring Indian citizenship either by naturalization and registration under Section 5 and 6 of Citizenship Act 1955 for the 6 communities, जो कौन सी हैं? हिंदू, सिख, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट फ्रॉम 3 कंट्रीज। तो यह जो है महत्वपूर्ण हो जाता है कि 3 देशों के 6 समुदाय के लिए यह
मतलब काम करेगा और 1955 धारा। तो दोस्तों याद रखेंगे, जैसे नागरिकता हमारे संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में निहित है। यानी संविधान के पूछ लेगा कि सिटीजनशिप संविधान के किस पार्ट में है, तो पार्ट 2 में है। और हमारे देश में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, यानी इकहरी मतलब नागरिकता है। और ये ध्यान रखेंगे, यह नागरिकता कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों के लिए एलटीवी का विशेष प्रावधान हालांकि पहली बार 2011 में ही किया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफिशियल asserted दैट द अवेयरनेस ड्राइव इज नॉट रिलेटेड टू द सिटीजनशिप एक्ट 2019 CAA, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, विच इज इंटेंडेड टू बेनिफिट अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट फ्रॉम द 6 ग्रुप हु इंटर्ड इंडिया बिफोर 2014 कट ऑफ डेट। द CA इज येट टू इम्प्लीमेंटेड, यानी CA अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो इसमें जो है यही कहा जा रहा है कि जो 2019 का CA अधिनियम से संबंधित नहीं है, जिसका उद्देश्य 2014 की कट ऑफ तिथि से पहले भारत में प्रवेश करने वाले 6 समूहों के अनिर्दिष्ट प्रवासियों को लाभ पहुंचाना है। तो दोस्तों NPR को पहली बार 2010 में 10वीं जनगणना के अभ्यास के लिए संकलित किया गया था, यानी 2011 का जो सेंसस है। फिर बाद में 2015 में भी इसको अपडेट किया गया। इसके पहले से ही 119 करोड़ निवासियों का डाटाबेस है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडियन नेवी ब्लू वाटर ऑपरेशन विथ ए ग्रीन फुटप्रिंट। भारतीय नौसेना जो है ग्रीन फुटप्रिंट के साथ, यह ध्यान रखेंगे, ब्लू वाटर ऑपरेशन स्टार्ट की है। तो भारतीय नौसेना ने हरित पद चिन्ह के साथ नीले पानी के संचालन के उद्देश्य के तालमेल के लिए एक व्यापक भारतीय नौसेना पर्यावरण संरक्षण रोड मैप अपनाया है। तो इंडियन नेवी कमीशन वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट सोलर प्लांट विथ ए कैपेसिटी ऑफ 3 मेगावाट एट इंडियन नावल एकेडमी Ejimala in July 2020. Another 2 megawatt solar power plant was installed at Naval Station Karanj, Mumbai in July 2020. With this, the overall installed solar plant capacity at Naval Station is 11 megawatt. तो भारतीय नौसेना ने जुलाई 2020 में भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला में 3 मेगावाट की क्षमता वाले अपने सबसे बड़े सौर संयंत्र को चालू किया। फिर जुलाई में मुंबई के नेवल स्टेशन करंज में एक और 2 मेगावाट का ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। तो इस तरह से संयंत्र की क्षमता 11 मेगावाट हो गई है। तो द इंस्टॉलेशन ऑफ SPVs are in line with Navy's objective of fulfilling Government of India's Jawaharlal Nehru Solar Mission, National Solar Mission। तो SPV की स्थापना भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को पूरा करने के नौसेना के उद्देश्य के अनुरूप है। फर्दर वायबिलिटी ऑफ सेटिंग अप अर्बन फॉरेस्ट concepts such as Miyawaki forest is being emphasized to match the theme of the World Environment Day 2021, जिसे इकोसिस्टम रीस्टोरेशन कहते हैं। तो इस बार का थीम था ना, याद रखिएगा। तो इसके लिए विश्व पर्यावरण दिवस पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के विषय से मेल खाने के लिए शहरी वन अवधारणाओं जैसे मियावाकी जंगलों को स्थापित करने की व्यवहार्यता पर जोर दिया जा रहा है। तो ये मियावाकी मेथड है क्या? तो दोस्तों मियावाकी नाम से ही आपको दिख रहा है, जापानी यह बॉटनिस्ट है अकीरा मियावाकी द्वारा अग्रणी यह टेक्निक है जो घने देसी जंगलों के निर्माण में मदद करती है। तो यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए माना जाता है कि पौधों की वृद्धि 10 गुना तेज हो और परिणामी वृक्षारोपण सामान्य से 30 गुना अधिक हो। तो इट इन्वॉल्व्स प्लांटिंग डोजन ऑफ नेटिव स्पीसीज इन द सेम एरिया एंड मेकिंग देम मेंटेनेंस फ्री आफ्टर द फर्स्ट 3 ईयर। यानी एक ही क्षेत्र में दर्जनों देसी प्रजातियों को रोपना और पहले 3 वर्षों के बाद उन्हें रख रखाव मुक्त बनाना शामिल है। तो यह मियावाकी मेथड ऑफ फॉरेस्ट क्रिएशन है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म क्लाउडेटे हिट्स द US, खासकर अल्बामा में 13 लोगों की मृत्यु हो गई है।
मैंने क्या कहा कि अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। इसे नेचर यानी हर साल टॉर्नेडो, जिसे कैरेबियन सागर में हरिकेन कहा जाता है, इट इज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। कहां पे ये उठता है? मैक्सिको की खाड़ी पर। मैप में देखिएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको से यह ट्रॉपिकल साइक्लोन उठता है। और जितने भी अमेरिका के उत्तर पूर्व के राज्य हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट, साउथ ईस्ट स्टेट, इन सब को प्रभावित करता है वहां का टॉर्नेडो। तो क्लाउडेटे इज द थर्ड नेम स्टॉर्म ऑफ दिस ईयर हरिकेन सीजन। यानी यह जो महीनों में जैसे अपने यहां तौकते आ गया, देखा होगा, यास आया था, उसी तरह से अटलांटिक महासागर में भी हर साल 15 से 20 चक्रवात आते हैं। उसमें से यह तीसरा चक्रवात है जिसका नाम है क्लाउडेटे। तो इस तरह से यह, और यह आगे आगे स्टेप बाय स्टेप ऐसा कहा जा रहा है, वैज्ञानिकों का मानना है कि वेडनेसडे को, आज यहां तक पहुंचेगा, वेडनेसडे तक नोवा स्कोशिया तक पहुंच जाएगा। हालांकि अब यह इसकी गति कमजोर हो रही है। तो द यूएस नेवी इज इंगेज। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि लहरों में टेस्ट एक अमेरिका कर रहा है। द यूएस नेवी इज इंगेज इन प्रिपेयरिंग सच ए पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर which will bear even the biggest blast. The US Navy conducted a mega blast trial on Friday, और सैटरडे को ही ये चक्रवात आया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो मेगा ब्लास्ट ट्रायल था, उसकी वजह से समुद्र में लहरें उठी, जिसकी वजह से यहां पर 3.9 जो है रिक्टर स्केल पर इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से सैकड़ों फीट लहरें जो होती है, वेव्स, समुद्री तरंगे उठी। इस वजह से यह चक्रवाती स्थिति उत्पन्न हुई। यह शिप शॉक ट्रायल नाम दिया गया है। बहुत तेज आवाज हुई तो समुद्र में लहरें उठ गई, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि वहां चक्रवात आना आम बात है, हर साल वहां पर टॉर्नेडो आता ही आता है। कुछ वैज्ञानिकों की अभी रिपोर्ट आई है जिसमें इस तरह की बात या कयास लगाए जा रहे हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन, हमें लगता है कि आपको कई बार हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। साइक्लोन दो प्रकार का होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के सम लोकल नेम्स होते हैं, जैसे टॉर्नेडो इन मैक्सिको की खाड़ी, अमेरिका, एंड हरिकेन इन कैरेबियन सी, ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, इंडियन ओशियन भारत के क्षेत्र में इसे साइक्लोन कहते हैं, फिलीपींस में बागियो कहते हैं और टाइफून भी बोलते हैं, जापान में टाइफू कहा जाता है। अब बढ़ते हैं स्वीडिश पीएम स्टीफन लॉफवेन लॉसेस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन रिक्सडैग स्वीडिश पार्लियामेंट। यहीं से आपका प्रश्न आ जाता है कि स्वीडन के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को खो दिया है। और इसके साथ साथ स्वीडन की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? तो रिक्सडैग कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और स्टीफन लोफवेन साहब 2014 से प्रधानमंत्री थे। तो द वोट वॉज इनिशिएटेड बाय द लेफ्ट पार्टी, और लेफ्ट पार्टी जो है इनकी पार्टी को सपोर्ट की थी, वह भी अल्पमत की सरकार की सहयोगी थी। विश्वास मत खोने और लोफवेन के खिलाफ वोट करने का मुख्य कारण यह कहा जा रहा है कि स्वीडन के हाउसिंग मार्केट को नियंत्रण मुक्त करने की विवादास्पद योजना थी। यही कारण है कि वहां के सांसदों ने अपना जो सपोर्ट था वो पीछे कर लिया। अब वो वहां पे कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेंगे। अब थोड़ा सा मैप में आइए देखते हैं, तो स्वीडन कहाँ है? तो स्वीडन देख रहे हैं ना, स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया है, ये भी ध्यान रखेंगे। और नॉर्वे इसको टच करता है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, और स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम है। और ये देख रहे हैं ना, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया भी है, इसे बाल्टिक सी कहते हैं, ये बाल्टिक सी है, इन्हें बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। और ये हेलेंसिकी है। अब इनको याद रखिएगा, ओस्लो, स्टॉकहोम, हेलेंसिकी, इनको नॉर्थ टू साउथ मैप में लगाने को आ जाता है। जैसे पूछ लेगा कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में सबसे नॉर्दर्न यानी सबसे उत्तर में स्थित राजधानी कौन है? टालिन दे देगा, हेलेंसिकी दे देगा, स्टॉकहोम दे देगा, ओस्लो दे देगा। और ये दोस्तों स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम है। यहीं पर 5 जून 1972 को पहला जलवायु परिवर्तन
बैठक हुई थी। यही कारण है कि 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यहाँ पर वेटर्न लेक है, एवर्न लेक है, ये भी यहाँ किरुना और गैलावियर, यहाँ लोहे की खाने भी हैं, ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों ये फिनलैंड है, इसकी राजधानी हेलेंस्की है, इसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये नॉर्वे है, 100% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी वाला देश, यानी 100% जल विद्युत क्षमता वाला देश नॉर्वे ही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में इंडिया एंड भूटान साइन MOU फॉर कोऑपरेशन इन वेरियस एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट, यानी विभिन्न बहुत सारे समझौते विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने? भारत और भूटान ने। तो भूटान और भारत ने पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों में यानी इन्वायरमेंट के एरियाज, तो यह जो साइन हुआ है 18 जून, और यह दोनों साइन दोनों देश के समकक्षीय मंत्री यानी कौन है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर है। और भूटान की तरफ से राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग के अध्यक्ष लेओंगपो डॉक्टर तांदी दोरजी द्वारा हस्ताक्षर किया गया। तो दिस MOU provides a platform that will further enhance India and Bhutanese partnership and support। तो ये कहा जा रहा है कि यह समझौता एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जो भारतीय और भूटानी साझेदारी और समर्थन को और बढ़ाएगा और दोनों देशों के बीच संबंधों में, द्विपक्षीय संबंधों में, बाइलेटरल रिलेशन और बढ़ेंगे। बेस्ट प्रैक्टिस विल बी exchange in different areas like waste management, air pollution, climate change, केमिकल मैनेजमेंट यानी रासायनिक प्रबंध, जो हम कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी जो वायु प्रदूषण है उसको प्रबंधित, अपशिष्ट प्रबंधन जो वेस्ट मैनेजमेंट है, उन सब पर आदान प्रदान किया जाएगा तकनीकों का, और वहां पर जो भी यह पोल्यूशन हो रहा है उसके पीछे जानने का कारण ढूंढा जाएगा। तो इस तरह से दिस साइंड MOU विल also provide the possibility of joint project in several areas of mutual इंटरेस्ट, यानी आपसी हित के अनेक क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं की संभावनाओं को भी यह तलाशेगा। इसमें जो है साइंटिफिक, टेक्निकल, मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को मजबूत करेगा। और दिस MOU विल आल्सो हेल्प इन एक्सपेंडिंग वेरियस एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट टू प्रमोट म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो इसमें जो मैंने बताया ही कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, इन सब पर जो है, और भारत और भूटान के बीच संबंध अच्छे हैं ही, तो इसमें जो है इस तरह से पर्यावरणीय संबंधों में भी भारत और भूटान एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। ये भूटान आप देख सकते हैं, भूटान की बाउंड्री को भारत के 4 राज्य स्पर्श करते हैं। वो कौन कौन से हैं? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। संकोश नदी सुना है ना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी यहीं से आती है। यह आप थोड़ा सा भूटान के बारे में ये देख रहे हैं ना, कुल्हा कांगरी, ये हाईएस्ट पीक ऑफ भूटान, ये ध्यान रखेंगे। इट्स हाइट इज 7553 मीटर और यह इट इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री। तो यहाँ पर एक जो चोटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूटान की जो है गांगखर पुएंसुम, ये इट्स हाइट इज 6896 मीटर। यहां पर अभी तक मानव के कदम नहीं पहुंचे हैं। ये देख रहे हैं ना, संकोश नदी आ रही, ब्रह्मपुत्र में आके मिल रही ना, तिस्ता इधर से चुंबी वैली से आती है, तिस्ता, मानस, संकोश, सुबनसिरी, पगलादिया, धालेश्वरी, जिया भरेली, पुथुमिथि, कामेंग, लोहित, ये सब क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। समझ में आई बात? पूरा भाग इसका पहाड़ी और प्रकृति के एकदम समीप है। यही कारण है कि हैप्पी इंडेक्स में भी यह बहुत ही अच्छा स्थान, यानी एशिया में खुशहाल देशों में यह सर्वोच्च स्थान पर आता है। और इसकी सबसे बड़ा शहर है, राजधानी थिम्पू है। हाँ, यहाँ के जो राजा हैं जिग्मे सिग्मे खेसरवाल नामचुक हैं। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है तीरंदाजी, आर्चरी, और यहाँ की जो मुद्रा है गल्ट्रुम है, यानी 1 रुपए बराबर 1.00048। तो भूटान के प्रधानमंत्री लोते त्शेरिंग हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, ये राजा साहब हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी में। हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू जाम्बिया। तो मिस्टर अशोक
अशोक कुमार जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वह जिबूती में भारत के राजदूत हैं। इससे पहले वो जिबूती, तो जिबूती कहाँ है? जिबूती की कैपिटल है जिबूती सिटी। इरिट्रिया, जिबूती सुना होगा ना, इरिट्रिया की अस्मारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। तो यह जो है भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी 1998 बैच के अशोक कुमार मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रहे हैं। तो मिस्टर अशोक कुमार का नाम याद रखेंगे कि अब जाम्बिया के यह उच्चायुक्त बनाए गए हैं और यह जिबूती में 2018 से थे। तो यह थोड़ा सा जाम्बिया का मैप देख लीजिए, यह देख रहे हैं ना जाम्बिया, यह इस जिम्बाब्वे स्पर्श कर रहा है, इधर तंजानिया इसकी राजधानी डोडोमो कर रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कर रहा है, इधर अंगोला भी टच कर रहा है, इसकी राजधानी लुआंडा है, ध्यान रखेंगे। और ये देख रहे हैं बोत्सवाना भी टच कर रहा है जिसकी राजधानी क्या है? गैब्रोने है। और ये देख रहे हैं नामीबिया की, ये इसको कैप्रीवी स्ट्रिप कहते हैं, यहां तक है। तो नामीबिया भी टच करता है जाम्बिया को और नामीबिया की कैपिटल बिंड होक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में। इंडो अमेरिकन केमिस्ट सुमिता मित्रा, याद रखेंगे सुमिता मित्रा, इन्होंने पहली ऐसी महिला और पहली ऐसी व्यक्ति है जिन्हें यह यूरोपीय आविष्कारक अवार्ड 2021 मिला है। तो यह जो है इनका नाम ध्यान रखिएगा। इनको जो है सौंदर्यपुर यानी ये फीलिंग मन भावन फीलिंग का उत्पादन करने के लिए डेंटिस्ट यानी नैनो टेक्निक का यूज किया। और आपको पता है कि आज हर तीसरा शख्स दांत की यानी डेंटिस्ट की जरूरत पड़ रही है। तो सुमित्रा मित्रा पहली ऐसी हैं जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी को दंत तत्वों में सफलतापूर्वक जोड़कर एक मजबूत और आकर्षक मनभावन फीलिंग तैयार की है। तो मित्रा वाज द फर्स्ट टू सक्सेसफुली इंटीग्रेट नैनो टेक्नोलॉजी इनटू डेंटल मटेरियल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर एंड मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग फीलिंग, ध्यान रखेंगे। और ईपीओ के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो कैंपिनो के अनुसार मित्रा ने अपने क्षेत्र में एक नया रास्ता खोल दिया है और ये बहुत ही कह सकते हैं इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। और यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार यूरोप में सबसे सम्मानित पुरस्कारों में से एक है। इसे 2006 में ईपीओ के द्वारा शुरू किया गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट एफडीआई वर्थ $64 बिलियन केम टू इंडिया इन 2020 यूएन यानी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में 64 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई निवेश आया है और इस लिहाज से भारत दुनिया का 5वां देश रहा है, ये ध्यान रखेंगे। तो द रिपोर्ट फर्दर सेड दैट while mobility and sentiment indicators have moderated, several activities indicators have held their own and shown resilience in the face of the second wave. रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप आर्थिक गतिविधियों पर काफी गहरा था, लेकिन मजबूत बुनियादी तत्व मध्यम अवधि के लिए उम्मीद पैदा करते हैं। तो द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे अंकटाड कहते हैं, याद रखेंगे। तो सेड दैट द ग्लोबल एफडीआई इनफ्लोज हैव बीन बैडली हिट by the pandemic and have declined by 35% to 1,000 billion US dollar from 1,500 billion US dollar in 2020 यानी 1000 से 1500 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। अमेरिकी डॉलर रह गया है गिर करके, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से लॉकडाउन काज्ड बाय कोविड अराउंड द वर्ल्ड स्लो डाउन existing investment project and prospectus of recession led multinational enterprises to resist न्यू प्रोजेक्ट। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही कोविड-19 ही रहा है। द रिपोर्ट सेड दैट एफडीआई इन इंडिया ग्रू बाय द 27%, तो 27% बढ़कर 24 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो कि 2019 में 51 अरब अमेरिकी डॉलर था। तो इस तरह से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो उद्योग है उसको एक्विजिशन किया गया इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री मेड इंडिया द 5th लार्जेस्ट एफडीआई रिसिपिएंट इन द वर्ल्ड। यही कारण है कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता बन गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा है। हालांकि 2020 में देश में एफडीआई प्रवाह 40% घटकर 156 बिलियन डॉलर हो गया है। अब चीन का बात किया जाए तो वह दूसरे स्थान पर है। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट न्यूज में। वेट लिफ्टर
weightlifter Laurel Hubbard to become the first transgender athlete to compete at ओलंपिक। दोस्तों पहली बार ऐसा होना जा रहा है, हबर्ड ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट होंगी जो कि पुरुष से महिला बनी हैं। तो हबर्ड इज अमंग 5 एथलीट्स कंफर्म on New Zealand weightlifting team for the Tokyo game. The Wellington, New Zealand, Laurel Hubbard hefted 6 to 8 pounds यानी 185 किलोग्राम in two lift on the way to qualifying in women's super heavyweight division for the Tokyo Olympic। और टोक्यो ओलंपिक का टिकट इन्हें मिल चुका है, हालांकि विरोध हो रहा है। वह महिलाओं के प्लस 86 किग्रा में चुनौती पेश करेंगी और यह माना जा रहा है कि ये जरूर पदक जीतेंगी। तो इस तरह से 43 ईयर ओल्ड हबर्ड मौजूदा खेलों में खेलने वाली सबसे उम्रदराज वेट लिफ्टर होंगी। 2013 में ही इन्होंने अपना सेक्स चेंज किया था। Those transitioning from male to female are allowed to compete in the women's category subject to condition in IOC policy। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो नीति है उसमें यह कहा गया है कि पुरुष से महिला बनने वाले महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा की अनुमति है और यही कारण है कि यह इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और 2017 में विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक और समोआ में प्रशांत खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। तो हबर्ड 2015 से ही ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा के लिए पात्र बन गई थी, क्योंकि 2015 में ही यह नया सिस्टम लॉन्च हुआ था ओलंपिक समिति में। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेटेस्ट टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में अबाउट अथर्ववेद। हम लोगों ने सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद इनकी चर्चा कर लिए हैं। अब बात करेंगे अथर्ववेद, चौथा वेद। यह वेद त्रयी में नहीं आता है, इसको बाद में जो है चौथे वेद का मिला जो है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें जादू, टोना, टोटका, मैजिक ये सब आया। द फोर्थ ऑफ द होलिस्ट Vedas of Hinduism is the Samhita of the Atharved, that is the mantra part, यानी यह मंत्र भाग है अथर्ववेद की संहिता। तो इस तरह से द लॉर्ड फर्स्ट गेव द नॉलेज ऑफ अथर्ववेद टू महर्षि अंगिरा, देन महर्षि अंगिरा गेव दैट नॉलेज टू ब्रह्मा। यानी अथर्ववेद का ज्ञान जो है भगवान ने सबसे पहले महर्षि अंगिरा को दिया था, फिर महर्षि अंगिरा ने वह ज्ञान ब्रह्मा को दिया। इट्स लैंग्वेज इज क्लियरली मोर कंटेम्परेरी than the language of the Rig Veda and often matches with ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, यानी ब्राह्मण ग्रंथों से मिलता जुलता है। इसलिए माना जाता है कि 1000 BC ईसा पूर्व का इसे माना जा सकता है। और दोस्तों इट हैज बीन कंपोज बाय द सैक्स, अथर्वर्ण एंड अंगिरास, यानी इसकी रचना अथर्वर्ण और अंगिरास ऋषियों द्वारा की गई, इसलिए अथर्ववेद को अथर्वंगी रस वेद भी कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अथर्ववेद इज आल्सो नोन बाय अदर नेम इस गोपथ ब्राह्मण, इट्स कॉल्ड अथर्वंगिरास। यह मैंने कहा ना अथर्वंगिरास। एंड ड्यू टू बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ ब्रह्मा इट इज आल्सो कॉल्ड Brahma Veda. Due to the description of Ayurveda medicine, it is also called Bhaisajya Veda. Prithvi Sukta is the most important hymen of this Veda. For this reason, it is also called Mahi Veda. तो ये नाम अलग अलग हैं, इन्हें भी याद रखिएगा, यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है। The critical power related to magic, demons, etc. are important subject of अथर्ववेद। यानी जादू, टोना, टोटका, राक्षस, पिशाच आदि भयानक शक्तियां अथर्ववेद के महत्वपूर्ण विषय हैं। इसमें भूत, प्रेत, जादू टोना आदि के मंत्र शामिल हुए। हायर ऑर्डर डाइटीज इन ऋग्वेदा होल्ड ए सेकेंडरी प्लेस इन दिस वेदा, यानी ऋग्वेद के उच्च कोट के देवताओं को इस वेद में गौण स्थान प्राप्त हुआ। यही कारण है कि इसमें शुरू हो गया जादू टोना टोटका वगैरह। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन बोथ ऋग्वेद एंड अथर्ववेद हैव ग्रेट वैल्यू, दोनों का बड़ा ही मूल्य है। इसमें ऋग्वेद और सामवेद के भी मंत्र लिए गए हैं। इट इज द क्लियर फ्रॉम द अथर्ववेद दैट इन द कोर्स ऑफ टाइम the worship of nature was neglected among the Aryans and belief in
phantom spirit and तंत्र मंत्रास had started, यानी प्रेत आत्माओं व तंत्र में विश्वास किया जाने लगा। यानी तो यह प्रेत आत्माओं तंत्र मंत्र पर विश्वास क्यों किया जाने लगा? क्योंकि लोग क्या है, प्रकृति से दूर जाने लगे, उनकी पूजा की उपेक्षा की जाने लगी। तो अकॉर्डिंग टू, याद रखने का चरण व्यू टेक्स्ट, देयर आर 9 ब्रांचेज ऑफ अथर्व संहिता। इसमें जो है याद रखना, पेप्पल, दांत, प्रदांत, स्नात, सौल, ब्रह्मादाबल, शौनक, देवदर्शक और चरण विद्या। बस इसमें आप सीधे सीधे याद रखिए कितनी शाखाएं, तो 9 शाखाएं थी। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने दिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं देवरनाब मजुमदार, उज्जवल चौबे, आकाश वरुण, ज्योति गर्ग, रेणु बाला, सुभाष रानी, विनोद जायसवाल, इक्का बॉय मीना जी, मोहम्मद हसन, अंकिता राठौर, नाइम अंसारी, दिलीप कुमार, एवी इनसाइट। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। ज्योति जी ने प्रश्न पूछा है कि ये कैंसिलेशन क्यों किया गया, आज ही का दिन क्यों लिया गया? देखिए, जो कभी भी कोई भी बड़ा जो डिसीजन लिया जाता है तो ऐसे ही अवसरों पर लिया जाता है। जैसे कि 21 जून क्या है, अंतरराष्ट्रीय, यूएन ने इसको मान्यता दी है। तो इस दिन को याद रखा जाता है कि किस दिन कैंसिलेशन किया गया, यानी रद्दीकरण लाया। तो प्रधान डाकघरों में इस विशेष जो निरस्तीकरण होता है, कैंसिलेशन होता है, उसका सचित्र डिजाइन के साथ जारी किया जा रहा है। तो यह अब तक का सबसे बड़ा एक साथ डाक टिकट संग्रह स्मृति होगा। तो ये जो आप कह रहे हैं कि सबके लिए लागू कर दिया जाए, रोज के लिए, तो यह इसीलिए 21 जून को किया गया है कि इसको यादगार बनाया जा सके, और इसके डिजाइन में बहुत सारा खर्च आता है। तो यह पॉसिबल नहीं है कि रोज के लिए और इसको जो है फ्री कर दिया जाए इसका। अब बढ़ते हैं, विच स्टेट हैज इनिशिएटेड युवा उद्यमी योजना स्कीम? किस राज्य ने युवा उद्यमी योजना शुरू की है? उड़ीसा, बिहार, यूपी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एनपीआर फर्स्ट कंपाइल्ड? 2009, 10, 12 and 11. And next question है, what is the Japanese technique of building dense native forest urban forest called? तो घने देशी वनों के, शहरी वनों के निर्माण की जापानी तकनीक को क्या कहा जाता है? रोटेशन फार्मिंग, ग्रीन वेव वनीकरण, या मियावाकी वनीकरण, या क्योटो वनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रॉपिकल स्टॉर्म हैज हिट द यूएस स्टेट ऑफ अल्बामा? हेनरी, इसाबेल, क्लाउडेटे एंड तूफान एरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क डैग इज द नेशनल लेजिस्लेचर एंड द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ विच कंट्री? किस देश की संस्था है जहां के प्रधानमंत्री ने विश्वास मत खो दिया है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, स्वीडन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द टॉलेस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड? इसका नाम है गांगखर पुएंसम सिचुएटेड। कहां स्थित है? नेपाल, भूटान, इंडिया, मंगोलिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडो अमेरिकन केमिस्ट हैज रिसेंटली वॉन द यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021? सुमिता मित्रा, सुरभि मल्होत्रा, प्रीति जैन, या नन ऑफ दीज? एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू ए यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, what is the rank of India in the world in terms of foreign direct investment receipts in 2020? First, second, third या fifth? And next question है, Laurel Hubbard will become the first transgender athlete to play in the Olympic. To which country does she belong? किस, कह सकते हैं कि यह किस देश से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ अफ्रीका। एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज नोन एज ब्रह्म वेदा? ब्रह्म वेद के नाम से किस वेद को जाना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।